हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायो का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को रीड करते चलेंगे, एक एक पैराग्राफ को, और उसे समझते चलेंगे कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब देखो, सबसे पहले अगर हम नाम देखें अपने चैप्टर का, तो चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। तो नाम खुद बता रहा है कि सेल क्या है, सेल हमारा यूनिट है लाइफ का। ठीक है, यानी कि सेल के बिना हम जी नहीं सकते। अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल है तो हम जी रहे हैं, सेल ना होता तो हम ना जीते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन you look around, you see both living and non-living thing. You must have wondered and asked yourself, what is it that make an organism living, or what is it that inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this question is the presence of the basic unit of the life, the cell in the all living organism. या ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दोनों ही टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी, लिविंग भी दिखाई देंगी और नॉन लिविंग भी दिखाई देंगी। ठीक है, और कभी आपने अपने आप से खुद ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसी चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बनाती है, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है? तो वो कह रहे हैं कि आंसर इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल है, दैट इज़ द सेल। सेल जो है वो हमारी क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, अगर किसी के अंदर सेल है तो हम उसको क्या कह देते हैं, लिविंग कह देते हैं, और अगर किसी के अंदर सेल नहीं है तो हम उसे क्या कह देते हैं, नॉन लिविंग कह देते हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ना दोनों ही टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी, लिविंग भी और नॉन लिविंग। लिविंग जैसे कि इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, लिविंग। अब चेयर हो गई, टीवी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नॉन लिविंग। क्योंकि इनके पास सेल नहीं है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल. Some are the composed of the single cell and are called the unicellular organism, while the other like us composed of the many cell and are called the multicellular organism. यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीता जागता इंसान है, तो वो किसका बना होगा, वो एक सेल का बना ही होगा। यानी कि उसमें सेल होना जो है वो एकदम इम्पॉर्टेंट है अगर उसको लिविंग कहलाना है तो। अब वो कह रहे हैं कि कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के नाम पे ही छुपा है कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। देखो, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। यानी कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जिनके पास मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। यानी कि जिसके पास बहुत सारे सेल होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। होता बस ये डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर के अंदर एक ही सेल को सारे फंक्शन करने पड़ते हैं, वेदर इट इज़ अ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रेक डाउन करना फूड वगैरह की, सब कुछ काम वो करेगा सिंगल सेल। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर भी अलग अलग पाथवे चलती हैं, C3 पाथवे हो गया, उनके मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो उन सब में वो ये सारे काम करा लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सेल है क्या, व्हाट इज़ द सेल, कि सेल है क्या। तो देखो ये क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ. एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर और अ सेल डज नॉट इंश्योर independent living, and hence cell is the fundamental structural and the functional unit of the all living organism. यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या वो अपना एग्जिस्टेंस कर पा रहा है, किसी पे डिपेंड रह रहा है, मतलब खाना खाने के लिए तो रहेगा लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस कर पा रहा है, अच्छे से जी पा रहा है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये काम कर सकता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये काम कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जी रहा है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जी रहा है। ठीक है, वो अपना सारा खुद काम कर सकता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, भले उसके पास एक सेल है लेकिन वो सारे काम कर सकता है। ठीक है, अगर किसी के पास भी सेल ना हो तो हम उसको लिविंग के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी को भी जिंदा कहना है तो उसके अंदर हमें सेल को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर सेल है या फिर सेल नहीं है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले एंटोन वॉन लिवेनहुक का नाम दिया है, बट इससे पहले एक और नाम याद होगा जो कि 9th या फिर 10th में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ द रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का नाम। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, उन्होंने डेड सेल को ढूंढा था। कहाँ से ढूंढा था, उन्होंने पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, पेड़ के बार्क को, ठीक है, ट्री के बार्क को देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। और सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने क्या ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था हमारे डेड सेल को। ठीक है, क्या ढूंढा था, डेड सेल को ढूंढा था। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपने एनसीईआरटी के बाजू में लिख लो। अगर कोई पूछे कि सबसे पहला सेल किसने ढूंढा था, तो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। उसके बाद आए एंटोन वैन लिवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल ढूंढा था। और फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ब्रेन ऑफ दी सेल, यानी कि क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रेन ऑफ दी सेल को ढूंढा था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि एंटोन वैन लिवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। इन्होंने लिविंग सेल को ढूंढा था, जिंदा सेल को ढूंढा था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और उन्होंने क्या ढूंढा था, न्यूक्लियस कहा था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि पहले के समय में देखो, एक तो हम अपने नेकेड आइट से एक सेल नहीं देख सकते, तो क्या बने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बने, जिससे हम सेल को तो देख पा रहे थे, माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देख पा रहे थे, लेकिन सेल का न्यूक्लियस ढूंढना, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, वो सारी चीज़ें ढूंढना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बस की बात नहीं थी। फिर किसका इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ना, इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो थी वो ज़्यादा थी, किससे ज़्यादा थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज़्यादा थी। तो इससे ये सारी सेल की स्ट्रक्चर, सेल्स की अंदर क्या है, सेल का सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें किससे डिस्कवर्ड हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये सारी चीज़ें हमें दिखना चालू हुई। फिर आती है सेल थियोरी। अब सेल थियोरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। इन 1838 मैथ्यूस Sheldon, a German botanist, examined a large number of the plant and observed that all the plant are composed of the different kind of the cell which form the tissue of the plant। ठीक है, तो 1838 के अंदर, ये ईयर याद रखना, और इनका नाम दैट इज द शेल्डन। क्या नाम है इनका, शेल्डन नाम है, जो कि क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होता है, जो पेड़ में, मतलब पेड़ों में स्टडी करता है। ठीक है, ट्रीज में स्टडी करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है बॉटनी, यानी कि पेड़ की स्टडी हम करते हैं ना, पेड़ पौधों की, तो पेड़ की स्टडी जो करता है उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं। तो शेल्डन जो थे वो क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की, और उन्होंने जब प्लांट के ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने क्या बोला कि प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं प्लांट के अंदर। जैसे कि अगर हम खुद ही देखें तो हमारे ह्यूमन के अंदर भी कितने अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। न्यूरॉन सेल अलग होते हैं, न्यूरॉन के सेल अलग होते हैं, फिर अलग अलग टाइप के सेल हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि प्लांट के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। अब प्लांट के अंदर जिस सेल को खाना ट्रांसपोर्ट करना है वो अलग दिखता होगा, जिसको कोई और काम करना है वो थोड़ा अलग दिखता होगा। तो वो जैसा उनका काम है, जैसा उनका फंक्शन है, उस हिसाब से उनकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। तो शेल्डन ने क्या देखा, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारा प्लांट है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना है, और सेल ही क्या मिलकर बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो वही सेल, डिफरेंट टाइप के सेल जो है जुड़ कर, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल का तो बना है, लेकिन एक ही टाइप के सेल जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे टिश्यू को बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्लांट का टिश्यू बना रहे हैं। एट अबाउट द सेम टाइम Schwann 1839, a British zoologist studied the different type of the animal cell and reported that the cell had the thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on his study on the plant tissue, that the presence of the cell wall is the unique character of the plant cell. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the body of the animal and plant are composed of the cell and the product of the cell। यानी कि क्या हुआ कि उसी सेम टाइम पे, देखो सबसे पहले शेल्डन की थियोरी कब आई, 1838 के अंदर आई, और श्वान ने 1839 के अंदर। ठीक है, ये क्या थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट कौन होता है,
जो एनिमल की स्टडी करता है। तो ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो सेल होता है ना, तो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इन्होंने जब प्लांट एनिमल सेल को पढ़ा, ठीक है, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिला। फिर इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जब प्लांट के पास एनिमल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लांट के पास भी कुछ होना ही चाहिए, कुछ होगा ही। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट के सेल्स को भी, प्लांट की टिश्यू को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और इन्होंने क्या देखा कि प्लांट के सेल्स के पास क्या है, सेल वॉल है, जो कि यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। यूनिक कैरेक्टर का मतलब क्या, प्लांट का, जैसे मान लो एक एनिमल का सेल है और इसके बाहर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मान लो ये एक प्लांट का सेल है जिसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, साथ में क्या है, सेल की सेल वॉल भी है, ठीक है, क्या है, सेल वॉल भी है। तो ये जो सेल वॉल होता है, ये क्या होता है, यूनिक फीचर होता है प्लांट का, यानी कि सेल वॉल सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी, सिर्फ प्लांट के अंदर ही पाई जाएगी। तो याद रखना, सेल वॉल किसके अंदर पाई जाएगी, खाली प्लांट्स के अंदर पाई जाएगी। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। हमारे सेल के पास अगर कोई पूछे सेल वॉल है तो नहीं है, क्या है, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर कोई पूछे प्लांट के सेल के पास क्या सेल वॉल है, तो है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो भी है हमारे प्लांट के सेल के पास, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये निकाला। भी कोई पूछे कि किसने पता लगाया कि सेल के आजू बाजू में क्या है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाजू में क्या है, हमारे प्लांट सेल के पास सेल वॉल, तो ये किसने पता लगाया। अब ये मत सोचना कि बॉटनिस्ट वाला है तो शेल्डन ने दिया होगा, नहीं, ये भी बात किसने पता लगाई थी, श्वान ने ही पता लगाई थी कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। फिर श्वान ने क्या दिया, उन्होंने अब एक हाइपोथेसिस दी, और उन्होंने क्या बोला कि जो बॉडी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जो यानी कि जो बॉडी है किसकी, एनिमल की और प्लांट की, वो किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, यानी कि सेल ही डिवाइड कर करके पूरी की पूरी बॉडी बनाता है। जैसे हमें भी पता है कि पहले हम क्या थे, एक सिंगल सेल जाइगोट थे, फिर उसके बाद हमारी धीरे धीरे ग्रोथ हुई। जब आपका बर्थ हुआ होगा तो आप एकदम छोटे से रहे होगे, लेकिन आज कितने बड़े हो गए होगे, ठीक है। यानी कि सेल ने क्या किया है, डिवीजन किया है, सेल का डिवीजन किया है, जिसके वजह से आज हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म जो है वो बन चुके हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे, वो क्वेश्चन मैं बाद में पूछती हूँ, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। फिर ये दोनों साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट मिल गए, और उन्होंने क्या दिया, एक साथ मिलकर क्या दी, सेल की थियरी को दी। This theory, however, did not explain as how the new cells were formed. Rudolf Virchow, 1855, first explained that the cell divide and new cells are formed from the pre-existing cell, omnis cellula e cellula. He modified the hypothesis of the Sheldon and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory was understood today is all the living organisms are composed of the cell and the product of the cell, and all the cells are arise from the pre-existing cell. अब क्या हुआ कि जब एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट मिल गए, तो उन्होंने मिलकर क्या दे दी, सेल की थियोरी दे दी। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है ना, अलग अलग सेल के मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नए सेल कैसे बनते हैं, नए सेल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते कैसे। तो इसमें किसकी, एक हीरो की एंट्री हुई, और वो हीरो कौन था, रुडोल्फ वाइक्रो, जो कि कब आए, 1855 के अंदर आए। और उन्होंने क्या बोला कि जो सेल है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, यानी कि एक सेल है, ये पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि पहले से रह रहा है। अब ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा और दो नए सेल बना देगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बने। तो ये किसने बताया था, रुडोल्फ वाइक्रो ने, और इसने क्या नाम दिया इसको, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, क्या नाम दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला नाम दिया। फिर इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया उनके हाइपोथेसिस को, शेल्डन एंड श्वान को, टुगेदर सबने मिलकर क्या दी, एक फाइनल सेल थियोरी दी, जिसमें क्या बोला गया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना है और प्रोडक्ट ऑफ द सेल का बना है, और हर एक सेल जो है वो अराइज करता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले ही रहने वाले सेल से नए सेल बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक ना एक्सेप्शन होता है, किसका, हमारी सेल थियरी का एक एक्सेप्शन होता है। जैसे यहाँ पे बोला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है और प्रोडक्ट ऑफ द सेल का बना है, लेकिन वायरस जो होते हैं उनके पास सेल नहीं होता, फिर भी हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, लिविंग, बिकॉज वो बीमारी कॉज तो कर ही देते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी कर देते हैं, इसलिए उनको लिविंग कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके पास क्या नहीं होता, सेल नहीं होता। तो ये किसका एक्सेप्शन है।
अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी वो ये था कि बताओ कि सबसे पहली बार सेल थियोरी किसने दी, सेल की थियोरी को किसने दिया। ठीक है, अब कोई पूछे सेल की थियोरी किसने दी तो किसने दी, शेल्डन एंड स्वान ने मिलकर दी। कोई पूछे कि सेल की थियोरी को मॉडिफाइड किसने किया तो रुडोल्फ वाइक्रो ने किया। कोई पूछे कि रुडोल्फ वाइक्रो ने क्या दिया तो उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया। और पूछा जाए कि सबसे पहली हाइपोथेसिस किसने दी तो हाइपोथेसिस, अगर बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि हाइपोथेसिस यानी कि शेल्डन एंड स्वान ने दी होगी, लेकिन नहीं, सबसे पहली हाइपोथेसिस किसने दी थी, अकेले श्वान ने मिलकर दी थी। ठीक है, श्वान ने अकेले एक हाइपोथेसिस दी थी कि एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी जो कि इन्होंने अकेले दी थी, सबसे पहली बार हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज द सेल। अब आता है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो अगर अपन देखें एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल इन द ऑनियन पील और द ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो कह रहे हैं कि आपने अपने छोटे क्लासेस में या फिर कभी ना कहीं कभी यानी कि अपने लैब्स वगैरह में देखा होगा ऑनियन पील के सेल को और ह्यूमन के चिक के सेल को। ठीक है, तो ऑनियन का पील यानी कि क्या है, एक प्लांट सेल, और ह्यूमन का चिक सेल यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक एनिमल का सेल हो जाएगा। लेट अस रिकलेक्ट दैट स्ट्रक्चर। The onion cell, which is typically a plant cell, has the distinct cell wall as its outer boundary and just within it a cell membrane. The cell of the human chick have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. Inside each cell is the dense membrane bound structure called the nucleus. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब ऑनियन को सेल को देखा जो कि टिपिकली क्या है, एक प्लांट सेल है, तो उसमें क्या थी, सेल वॉल थी। हमने अभी पढ़ा कि प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्योंकि क्यों, ऑनियन का पील का सेल क्या है, हमारा एक प्लांट सेल है। और ह्यूमन के चिक की सेल को देखें तो उसके पास क्या होती है, उसके पास क्या होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इनसाइड द ईच सेल एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, inside each cell is the dense membrane bound structure called the nucleus, and this nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material DNA। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, DNA प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा है क्रोमोसोम। ठीक है, ये है हमारा क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर ऐसे पतला सा थ्रेड पड़ा हुआ है, ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पतला सा जो ये थ्रेड पड़ा हुआ है ये क्या है, डीएनए है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पड़ा होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। Cell that have the membrane bound nuclei are called the eukaryotic, whereas the cell that lack the membrane bound nucleus are called the prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic, the semi fluid matrix called the cytoplasm occupy the volume of the cell। तो ये बातें छोड़ो, सबसे पहले ये समझो कि eukaryotic और prokaryotic सेल क्या होता है। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रो से ही याद रखो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या, कि ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब आगे आप पढ़ोगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ये सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि इनके आजू बाजू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के भी बाजू में क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ऐसे सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है उनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल। अगर सिंपली याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा और यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर दोनों की ही अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये यूकैरियोटिक सेल इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा और ये ये क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा और ये क्या हमारा यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब इसका ज़्यादातर जो स्पेस होता है ना, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो ज़्यादातर वॉल्यूम ऑफ द सेल में हमारा
प्रेजेंट होता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड द एनिमल सेल। और जो साइटोप्लाज्म वो क्या है, मेन एरेना। मेन एरेना का मतलब क्या होता है, मेन एरिया जहाँ पर हमारी क्या चलती है, सारी सेल्स की रिएक्शन चलती हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन जगह होती है जहाँ पे हमारे सेल की रिएक्शन चलती है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी कौन होता है, तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी रिएक्शन जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called the organelle, like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbody, vacuole, and the prokaryotic cell lacks such membrane-bound organelle। तो अभी कहा था कि हमारा जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे यूकेरियोटिक के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है। फिर आते हैं राइबोसोम के अंदर। अब जब आगे हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। अब आते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। अब देखो राइबोसोम जो है ना वो एक ऐसा हमारा मतलब राइबोसोम जो है वो क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि हाँ राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाएगा, तो बिल्कुल पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और राइबोसोम जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूकेरियोट्स के अंदर राइबोसोम पाया जाएगा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं पाया जाएगा, लेकिन हमारे यूकेरियोट्स के अंदर भी क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। बिकॉज ऐसा कहा था कि यूकेरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कहा था कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं हो सकते यूकेरियोट्स के अंदर। तो यूकेरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे मेम्ब्रेन एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। दैट इज राइबोसोम जो है वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकेरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। Within the cell, the ribosomes are not found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, the chloroplast in the plant and mitochondria and on the rough ER। तो जब आगे पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये जो राइबोसोम है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल कंटेन द अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। एनिमल सेल क्या है, यूकेरियोटिक सेल, उसके अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। तो याद रखना कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, जो कि किसके अंदर हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। हाँ, तो सेल क्या करती है, अपने अपने काम के हिसाब से उनका शेप होता है, उनका साइज होती है। ठीक है, जैसी जैसी उनकी एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है जिसका लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ के अंदर। ठीक है, अगर कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो ये माइकोप्लाज्मा हो गया तो इसकी लेंथ कितनी होगी, खाली 0.3 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है, माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, 0.3 इंटू 10 की पावर -6। तो इसकी लेंथ जो है वो इतनी छोटी होती है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया कुल बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। और जो बैक्टीरिया का साइज है वो कितना जा सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्या बोला कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा है जिसका कितना लेंथ है, 0.3 माइक्रोमीटर, सॉरी कूलम लिख दिया, 0.3 कितना है, माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पर कैसे 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा गया है, तो यहाँ पे ओवरऑल साइज लिखी गई है। ठीक है, साइज लिखी गई और वहाँ पे माइकोप्लाज्मा की लेंथ बताई थी। ठीक है, तो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच अमॉन्ग multicellular organism. Human red blood cell are about 7 micrometer in diameter. Nerve cell are some of the longest cell. Cell also vary greatly in their shape. Many be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. तब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे largest cell क्या है, isolated single cell egg of an ostrich, वो सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन के रेड ब्लड सेल का डायामीटर कितना होता है, 7
माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। अब कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन मैंने पोस्ट में डाला था कि रेड ब्लड सेल का, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल का रेडियस कितना होता है, और ऑप्शन में था 7 माइक्रोमीटर और साथ में क्या था 3.5 माइक्रोमीटर, और ऐसे ही दो कुछ 1 माइक्रोमीटर ऑप्शन डाला था और पूछा गया था कि रेडियस ऑफ दी अपना रेड ब्लड सेल क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कितना चुना था? 7 माइक्रोमीटर। लेकिन 7 माइक्रोमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज रेडियस पूछा गया और हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? डायामीटर। रेडियस तो कितना होगा? 3.5 माइक्रोमीटर ही होगा रेड ब्लड सेल का। ओके। नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है और उसमें क्या हो सकती है? अब सेल की शेप भी जो है वेरी करती है। वो डिश शेप हो सकता है, पॉलीगलन हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। और सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि सबसे पहले रेड ब्लड सेल को देखो तो ये रेड ब्लड सेल जो है राउंड एंड कैसे हैं? बायकनकेव। बायकनकेव यानी कि अगर ऊपर से देखो तो देखो इसमें गड्ढे गड्ढे जैसे दिख रहे, गोल तो है, साथ में नीचे गड्ढे गड्ढे, और बाजू से देखो तो बाजू से अगर हम देखें रेड ब्लड सेल को तो ये कैसे दिखाई देंगे? ऐसे कुछ बायकनकेव, जैसे यहाँ और यहाँ से किसी ने से दबा दिया हो। ठीक है, तो वो बायकनकेव शेप के। वाइट ब्लड सेल को देखो, इनका कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अपने लॉन्ग एंड नैरो कॉलमनार एपिथेलियम। चलिए क्या है हमारा? देखो ये है नर्व का सेल जो कि कितना ब्रांच है और कितना लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको सिग्नल पकड़ने पड़ते हैं आजू बाजू से। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना इलोंगेटेड सेल। और ये क्या है? राउंड एंड ओवल शेप के क्या है? हमारे मीजोफिल सेल। ठीक है, फिर अब आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल अभी तो समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, वो क्या होता है? हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड द PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. They may vary greatly in the shape and size. The four basic shape of the bacteria are the bacillus, rod-like, coccus, perirical, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पिरलम, स्पाइरल। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहे हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, अगर तुमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो उसके अंदर कितने किंगडम आए थे हमारे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेन, एलिमेलिया। तो जितने भी मोनेरा होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल ही होते हैं। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होते थे? सोल मेंबर होते थे किंगडम मोनेरा के। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम कंसिडर करते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और ज़्यादा जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू दी यूकैरियोटिक सेल। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जल्दी जल्दी जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। 4 बेसिक शेप होते हैं। एक होता है रॉड लाइक, एक होता है स्पेरिकल, एक होता है कॉमा और एक होता है स्पाइरल शेप का। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though the prokaryote exhibit the wide range of the shape and function. जो organization है prokaryote की वो fundamentally कैसी है? Similar है। ठीक है, all prokaryote have the cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. यानी कि फंडामेंटल सिमिलर कैसे है कि एक तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। सिर्फ माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है सेल के अंदर जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज द नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? नेकेड होता है। न्यूक्लियस तो होता नहीं जो इनके जेनेटिक मटेरियल को रखे। तो ये साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पर ऐसे गांठ जैसे बनकर एक साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, in addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, many bacteria have the circular DNA outside the genomic DNA. This smaller DNA are called the plasmid. The plasmid DNA confer a certain unique phenotypic character to such bacteria. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि देखो अगर इनके पास जो मेन DNA, इनका मेन जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो तो होता ही है, साथ में इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है एडिशनल जीनोमिक DNA। यानी कि मान लो इनका सेल है और ये इनका मेन जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि इनके पास है ना कुछ एक्स्ट्रा
हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, जेनेटिक मटेरियल ऐसे गोल गोल स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जिनको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड डीएनए। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या करता है, यूनिक प्रॉपर्टी देता है। किसको यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक फिनोटिपिक। फिनोटिपिक यानी कि जो बाहर एक्सप्रेस होते हैं करेक्टर, उनको फिनोटिपिक कहते हैं। तो ये एक यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर देता है इन बैक्टीरिया को, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि अब जब आप 12th में पढ़ोगे तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की पूरी मेथड दी गई है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। जैसे समझ लो कि क्या होता है, मान लो कि मेरे पास ये पूरा का पूरा डीएनए प्रेजेंट है और इसमें से ये वाला जो जीन है ये मेरे बहुत काम का है, ये मुझे कोई यूजफुल प्रोडक्ट दे रहा है। मैं क्या करूँगी, इस जीन को काट लूँगी, तो इसको मैं क्या कहूँगी, GOI कहूँगी। क्या कहूँगी, GOI, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट कहूँगी। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे मान लो ई कोलाई के सेल में भेजना है। क्यों भेजना है, ताकि ये ई कोलाई मल्टीप्लाई करे और मेरे प्रोडक्ट मुझे मिलते रहे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ई कोलाई के अंदर ये नहीं डाल सकती, तो मैं क्या करूँगी, इसका प्लाज्मिड निकालूंगी, इसके प्लाज्मिड को थोड़ा कट करूंगी और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके प्लाज्मिड में इंसर्ट करके इसका प्लाज्मिड फिर से इसके सेल के अंदर भेज दूंगी, ठीक है। तो ये काम आता है प्लाज्मिड का। तो यहाँ पे लिखा है वन सच करेक्टर इज द रेजिस्टेंस टू दी एंटीबायोटिक। और प्लाज्मिड के अंदर वो जीन भी होता है जो बैक्टीरिया को मरने नहीं देता। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा ये प्लाज्मिड है और यहाँ पे बैक्टीरिया के पास कोई जीन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ऐसा मान लो कि कोई कीड़ा मारने की दवाई का रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि नहीं, अगर मैंने उस पर वो स्प्रे भी कर दिया तो भी मेरा बैक्टीरिया मरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसके पास वो जीन है, ठीक है, एंटीबायोटिक जीन है वो वाला। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। आगे कह रहे हैं कि हायर क्लासेस में आप ये भी पढ़ोगे तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, अब क्या होता है कि जब हम अपना जीन ऑफ द इंटरेस्ट बना लेते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए बना देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब मान लो जैसे कि ये मेरा क्या है, जीन ऑफ द इंटरेस्ट है ग्रीन वाला, और येलो वाला क्या है मेरा प्लाज्मिड। अब मैं इसको ई कोलाई के अंदर भेजूंगी, अब दिखेगा तो नहीं नेकेड आइट से, ठीक है। तो मान लो ये 3 मेरे ई कोलाई हैं, तो एक के अंदर मेरा ये प्लाज्मिड चला गया, दूसरे के अंदर गया तो, लेकिन ये मेरा रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाया, जैसे खाली ही चला गया, पूरा का पूरा प्लाज्मिड ही चला गया, और एक में गया ही नहीं। तो ये सिलेक्ट करने में काम आते हैं कि कौन से हमारे ट्रांसफरमेंट है, यानी कि किन के अंदर गया है, किन के अंदर नहीं गया, और किन के अंदर गया है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये हरा वाला लगा ही नहीं है। तो हायर क्लासेस के अंदर यानी कि 12th में ही बायोटेक्नोलॉजी में ही ये भी पढ़ने को मिलेगा। Nuclear membrane is found in the eukaryote. No organelle like the one in the eukaryote are found in the prokaryotic cell except for the ribosome. जो eukaryotes के अंदर पाए जाते हैं वो prokaryotes के अंदर पाए नहीं जाते, सिर्फ ribosome जो है वो prokaryotes के अंदर पाया जाता है। Prokaryotes have the something unique in the form of the inclusion. A specialized differentiated form of the cell membrane called the mesosome is the characteristic of the prokaryote, and they are essentially infolding of the cell membrane यानी कि plasma membrane। यानी कि जब आगे का ये cell envelope उसकी modification पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मीजोजोम क्या होते हैं, ठीक है। और मीजोजोम क्या होते हैं, इनफोल्डिंग होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास। तो ये कहाँ पढ़ेंगे हम, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, पर्टिकुलरली कौन से, बैक्टीरियल सेल, हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। इनके पास क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ द टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि मान लो कि ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल के बाहर क्या होगा, ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ब्लू वाला क्या हो गया इसका सेल वॉल, और ये जो पिंक वाला है ये क्या हो गया इसका, मान लो ये हो गया इसका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 3 जो लेयर है, सबसे पहला वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 3, और ये हमारा बैक्टीरियल का सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या है, सेल है। तो इसके पास 3 सेल वॉल्स, 3 सेल एनवलप होते हैं किसके पास, बैक्टीरिया के पास। आउटर मोस्ट वाली क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल होती है, देन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऑल थॉट ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी कि हर एक लेयर जो होता है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। दे एक्ट टुगेदर एज द सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन वो साथ मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इनटू द 2 ग्रुप बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सेल एनवलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर एनवलप बाय द ग्राम बेस।
those that take up the gram stain are the gram positive and other do not are called the gram negative bacteria। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि मान लो जैसे कि ये हमारा कोई बैक्टीरिया और इसके पास तीनों लेयर है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है और इसके पास क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है। अब मैंने इसके ऊपर स्टेन डाल दिया, स्टेन का मतलब मैंने इसके ऊपर कोई रंग डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, इसके ऊपर स्टेन, कोई रंग डाल दिया। अगर ये मेरे स्टेन को लेता है, अब स्टेन को तो इसे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसको स्टेन दे दिया और इसने स्टेन ले लिया, अपने ऊपर कलर लगवा दिया। अब मैं इसको पानी से वॉश करती हूँ तो स्टेन एक तो निकल जाएगा पूरे में और एक में क्या होगा, स्टेन नहीं निकलेगा। यानी कि इस वाले में जिसने स्टेन नहीं निकला पानी से धोने के बाद, उसने स्टेन ले ली है अपने एनवलप पे, और दूसरा जिसमें मेरे पानी के धोने के बाद स्टेन चला गया, यानी कि उसने स्टेन नहीं ली है अपने एनवलप में। तो जो स्टेन ले लेता है उसको क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो स्टेन नहीं लेता उसको क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कहाँ पाई जाती है, सबसे आउटर मोस्ट पाई जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी द लूज शेड कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, while in other it may be a thick and the tough called the capsule. The cell wall determine the shape of the cell and provide the strong structural support to prevent the bacterium from the bursting or the collapsing। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, अब इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। कॉम्पोजिशन का मतलब जैसे मैं घर पे मान लो आटा, ठीक है, तो आटा कोई एकदम टाइट मार देता है, कोई एकदम पतला मार देता है, वैसे ही इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो अलग होती है। किसी किसी सेल के अंदर ये एकदम पतला सा होता है, लूज सा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर, चिपचिपा सा होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तब स्लाइम लेयर कहेंगे। और जब ये एकदम थिक हो जाता है, एकदम टफ, एकदम मोटा और एकदम ऐसे थिक हो जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। और जो सेल वॉल है वो क्या डिटरमाइन करती है कि हमारे सेल की शेप कैसी होगी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, क्यों, बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, फटने से रोकने के लिए उसे सपोर्ट देती है। कौन, सेल वॉल देती है। The plasma membrane is selectively permeable in the nature and interact with the outside world. This membrane is similarly structural to that of the eukaryote। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे ये बैक्टीरियल का सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर क्या होती है, सेल वॉल, एंड देन क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये वाली लेयर ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये कोई चीज़ों को ही जाने देती है अपने से आर पार। ये वाली चीज़ें हैं जो ये आने जाने देंगी किसी भी सेल के अंदर। अब देखो, जैसे कि मान लो अगर आपका घर है और वहाँ पे कुछ लोहे का गेट लगा हुआ है, तो क्या कोई इंसान लोहे का गेट खोल के आपके घर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन क्या वो आपकी तिजोरी खोल के तिजोरी तक जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने क्या है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, हर किसी को थोड़ी ना छूने देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। बाकी जो सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो क्या करती है, वो आने जाने देती है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, उन्हीं को खाली सेल वॉल रोक पाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटरैक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अब कहने के लिए कहा जाए तो सबसे बाहर तो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स का हटाओ तो यूकैरियोट्स का देखो तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल बाहर प्रेजेंट होता है। तो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरैक्ट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यानी कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो कोई चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने दे रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स दोनों के अंदर कैसा होता है, सेम होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अ स्पेशल membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. This extension are in the form of the vesicle, tubules और the lamellae। अब क्या होता है कि मान लो जैसे कि हमारी बैक्टीरिया की क्या है, सेल है, क्या है, ये हमारी बैक्टीरिया की सेल, और यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया के सेल पे क्या लगा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर सेल वॉल होगी और ग्लाइकोकैलिक्स होगी, जो कि अभी हम नहीं दिखा रहे। अब होगा क्या कि ये मान लो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम रफ कर रहे हैं थोड़ा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अपनी कुछ एक्सटेंशन बना लेता है। कहाँ एक्सटेंशन बनाता है, सेल के अंदर एक्सटेंशन बनाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मीजोजोम कहा जाता है। अब सेल के अंदर कैसे एक्सटेंशन बनाएगा, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इन दी फॉर्म ऑफ द वेसिकल गोल बना देगा, इन दी फॉर्म ऑफ द टिब्यूल कुछ लंबा एक्सटेंशन बना देगा, और इन दी फॉर्म ऑफ द लेमेले यानी कि कुछ ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर बना देगा। कहाँ बनाएगा, ये सब कुछ सेल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, सेल के अंदर पाए जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं मीजोजोम। तो ये किसके फॉर्म में होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ द वेसिकल, टिब्यूल्स और दी लैमेले। अब ये मीजोजोम बहुत काम आते हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर। क्या क्या काम आते हैं वो अभी हम देखते हैं। दे हेल्प इन दी सेल वॉल
फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल। किस किस काम में आता है मीजोसोम? एक तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम आता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल यानी कि जब डिवीजन होता है ये तब भी काम आता है। दे ऑल्सो हेल्प इन दी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करता है, सिक्रीशन के अंदर भी हेल्प करता है और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन द पिगमेंट। तो ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था हमने उसको क्या कहा? मीजोसोम कहा। अब एक और ट्यूबुलर एक्सटेंशन होती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है क्रोमैटोफोर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। Bacterial cell may be motile or non-motile. If motile, they have the thin filamentous extension from their cell wall are called flagella. Bacteria show a range in the number and the arrangement of the flagella. Bacterium flagellum is composed of the three parts: the filament, hook, and the basal body. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. अब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल का मतलब जो चल सके और नॉन मोटाइल का मतलब जो चल ना सके, मूवमेंट ना कर सके। ठीक है, अब अपना बैक्टीरिया अगर मोटाइल होगा तो उसके पास क्या होगा? एक एक्सटेंशन होगा। किसका एक्सटेंशन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब कोई लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो एक्सटेंशन ऑफ देयर सेल वॉल लिखा है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पर मान लो जैसे कि हमारा सेल है और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होगी फ्लैजिला। अब यहाँ क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है और यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं दिखाते तो सेल वॉल प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि होती है एक्चुअली में फ्लैजिला जो है वो किसकी? फ्लैजिला जो है वो किसकी होती है? हमारी ये जो फ्लैजिला होती है वो एक्चुअली में किसकी वो होती है? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, लेकिन ये हमारे सेल वॉल को काटती हुई बाहर आती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि फ्रॉम दी सेल वॉल, लेकिन एक्सटेंशन किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही होती है। ठीक है, फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है उसका फिलामेंट, एक होता है हुक और एक क्या होती है? बेसल बॉडी। अब जैसे कि हमारे बाल क्या हमारे सर के ऊपर है? बिल्कुल है। अगर इसका रूट जो है वो नीचे से मोटा ना होता तो ये सीधे हमारे सर से निकल जाते, बिल्कुल निकल जाते। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, जैसे कि मान लो ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया और यहाँ से हमारा फ्लैजिला एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? तो देखो ये क्या होती है? हमारे फ्लैजिला की क्या होती है? ये होता है इसका बेसल बॉडी, यहाँ से जहाँ से अटैच होता है उसको हुक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट, जो कि सेल के बाहर आता है। फिलामेंट देखो क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू दी आउटसाइड। बाहर तक कौन निकल के आता है? फिलामेंट ही आता है। बेसाइड फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रे आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया but do not play the role in the motility. The pili are the elongated tubular structure made of the special protein. The fimbriae are the smallest bristle-like fiber sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help to attach the bacteria to the rock in stream and also to the host tissue. अब फ्लैजिला के साथ साथ और किसकी एक्सटेंशन होती है? पिलाई की और फिम्ब्रे की। अब ये दोनों भी क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी पे हेल्प नहीं करते। पिलाई जो होता है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, और फिम्ब्रे जो होते हैं ब्रश की तरह उसमें बैक्टीरिया में से छोटे छोटे क्या निकल रहे होते हैं? बहुत सारे बाल निकल रहे होते हैं। अब ये जो होते हैं क्यों हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को? एक तो उसको रॉक से अटैच करने के लिए, रॉक में चिपक जाने के लिए, या फिर होस्ट के टिश्यू से चिपकने के लिए ये पिलाई और फिम्ब्रे हेल्प करते हैं। फिर आता है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। अगर हम देखें राइबोसोम्स के बारे में तो देखो क्या लिखा है? प्रोकैरियोट द राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि जो सेल है तो सेल का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मान लो अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म वगैरह इसका भरा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़कर क्या रहेंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़कर रहेंगी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़कर रहेंगी राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब देखो जब से मैं क्या कर रही थी कि बोल रही थी ये सेल है, फिर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, खाली समझाने के लिए, वरना होता क्या है कि ये मैं इसको साइटोप्लाज्म बता रही थी और बाहर क्या बता रही थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन होगा क्या कि जैसे कि यहाँ पे कोई अलग से वॉल नहीं होगी कि इतने में साइटोप्लाज्म रहेगा, ये पूरा हो गया। अब इसी के अंदर कहीं यहाँ पूरा साइटोप्लाज्म भरा होगा और इसी को क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है,
They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and made up of the two subunit 50s and 30s unit, which are when present together are form the 70s prokaryotic ribosome. Ribosome are the site of the protein synthesis. Several ribosome may attach to the single mRNA and form the chain called the polyribosome or polysome. The ribosome of the polysome translate the mRNA into the protein. अब होता क्या है, कितने साइज के होते हैं हमारे राइबोसोम? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के होते हैं साइज के, और दो सब यूनिट के बने होते हैं 50s एंड 30s के, और जो कि प्रेजेंट होते हैं साथ में, यानी कि एक 50s का बड़ा वाला है और एक 30s का, ठीक है। ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? राइबोसोम। और जब टुगेदर होते हैं तो ये कितना होता है? 70s होता है। आप बोलेंगे 50 + 30 तो कितना होता है? 80 होता है, लेकिन ये 70s का राइबोसोम होता है। ये डेंसिटी के हिसाब से देखा जाता है कि जब 50s की डेंसिटी निकाली तो वो कहीं यहाँ पर आई, ठीक है, इस हमारे चेन के उसमें आई। ऐसे ही जब 30 की निकाली जाए तो वहाँ पे आई, ठीक है। और जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो 70s में आया गया। तो ऐसे यहाँ पर पता लगता है। तो यहाँ पे ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना याद रख लो 50s 30s मिलकर क्या बनाते हैं? 70s का राइबोसोम बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। हो सकता है एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम, और क्या कहेंगे? पॉलीसोम, जो कि क्या कर देंगे? द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू द प्रोटीन। अब ये क्या करेंगे? जब ये जाकर लग जाएंगे ना mRNA के ऊपर ये राइबोसोम, तो ये किसको कन्वर्ट कर देंगे? mRNA को कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन के अंदर। अब आती है इंक्लूजन्स बॉडी। अब इंक्लूजन्स बॉडी क्या होती है? रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Example phosphate granule, cyanophycine granule, glycogen granule. Gas vacuole are found in the blue, green and the पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल का, वो कहाँ स्टोर होता है? उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करके सेल रखता है इन दी फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या कहा जाता है? इंक्लूजन बॉडी। इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता और वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में जो है वो घूम रही होती है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि फोस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया जो अपने अंदर ग्लाइकोजन रखेगा, और गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब आता है यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।